नमस्कार दोस्तों, डी डर्टी पिक्चर 2011 की इस बोल्ड फिल्म ने देश भर के दर्शकों को हिला कर रख दिया था। विद्या बालन की दमदार परफॉर्मेंस, इमरान हाशमी और नसीरुद्दीन शाह की मौजूदगी और एक ऐसी कहानी जो पर्दे के पीछे छुपे अंधेरे को उजागर करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस महिला की जिंदगी से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई गई, उसकी असल कहानी कितनी दर्दनाक रही होगी? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसे दुनिया सिल्क स्मिता के नाम से जानती है, लेकिन जिसने अपना जीवन विजय लक्ष्मी नाम की मासूम बच्ची के रूप में शुरू किया था। गरीबी, अपमान और अंत में आत्महत्या तक। आज हम आपको बताएंगे उस हीरोइन की असली कहानी, जो न तो पर्दे पर दिखाई गई पूरी थी और न ही कभी पूरी तरह समझी गई। विजय लक्ष्मी का जन्म 1960 में आंध्र प्रदेश के एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। परिवार इतना गरीब था कि चौथी कक्षा के बाद उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मोहल्ले की गंदी निगाहें उन पर पड़ने लगीं। परिवार को डर हुआ कि कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए महज 14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के बाद जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल बन गई। घरेलू हिंसा, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, ये सब झेलने के बाद विजय लक्ष्मी एक दिन सब कुछ छोड़कर भाग निकली। बिना मंजिल के वो चेन्नई पहुंची, एक ऐसा शहर जहां उनके कजिन और अंकल फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करते थे। शुरुआत में उन्होंने एक घर में हेल्पर का काम किया, फिर कजिन की मदद से मेकअप आर्टिस्ट का हुनर सीखा। धीरे धीरे फिल्म सेट्स पर जाना शुरू हुआ और फिर छोटे मोटे एक्स्ट्रा रोल मिलने लगे। एक दिन उन्हें मौका मिला एंटनी ईस्टमैन की फिल्म इनाया थड़ी में। ये रोल भी अचानक मिला, क्योंकि जिस अभिनेत्री को चुना गया था वो शूटिंग से पहले ही आत्महत्या कर चुकी थी। निर्माताओं को एक नई लड़की की तलाश थी और नजर पड़ी विजय लक्ष्मी पर। फिल्म में उनका नाम रखा गया स्मिता, और यहीं से जन्म हुआ सिल्क स्मिता का। उनका किरदार बोल्ड, ग्लैमरस और आकर्षक था। और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1980 का दशक, साउथ फिल्मों में एक नया ट्रेंड चल पड़ा, सेक्स सेल्स। सिल्क स्मिता को उस दौर की सबसे बड़ी सेक्स सिंबल बना दिया गया। उनकी अदाएं, डांस और एक्सप्रेशंस दर्शकों को दीवाना बना देते थे। सिर्फ 4 साल में 200 से ज्यादा फिल्में, कुल मिलाकर 450 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। लेकिन इस तेज रफ्तार काम के पीछे था एक गहरा खालीपन, जिसे कोई नहीं समझ सका। सेक्स सेल्स 1978 की फिल्म अवलू और थरक थई में जमकर बोल्ड सीन डाले गए थे और दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इससे फिल्म मेकर्स को समझ में आ गया कि ऐसी फिल्मों की मार्केट में भारी डिमांड है। इनाया थड़ी में विजय लक्ष्मी की परफॉर्मेंस देखने के बाद डायरेक्टर वीणु चक्रवर्ती ने उनमें एक खास पोटेंशियल देखा। उन्हें लगा कि विजय लक्ष्मी जैसी एक्ट्रेस उनकी फिल्मों को हिट करा सकती हैं। उन्होंने विजय लक्ष्मी को अपनी फिल्म वांडी चक्रम के लिए साइन किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी, डांस क्लासेस की फीस भरी, और यहां तक कि उनकी पत्नी ने भी उन्हें तैयार होने में मदद की। वांडी चक्रम में विजय लक्ष्मी का किरदार एक बार डांसर का था और फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था सिल्क। यह बस शुरुआत थी। सिल्क स्मिता का असली सफर यहीं से शुरू हुआ था। लेकिन क्या यह सफर सिर्फ कामयाबी से भरा था, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी थी? जानना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपनी राय जरूर शेयर करें। वांडी चक्रम में सिल्क स्मिता के बोल्ड सीन्स ने ऐसा टहलका मचाया कि थिएटर खचाखच भरने लगे। लोग उन्हें देखने के लिए बेताब थे। फिल्म के लीड एक्टर शिव कुमार ने भी शानदार परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन असली चर्चा का केंद्र सिर्फ एक थी, सिल्क स्मिता। अब फिल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही चीज चाहता था, अपनी फिल्म में सिल्क को कास्ट करना। कुछ ने उन्हें अच्छे रोल्स ऑफर किए, लेकिन ज्यादातर सिर्फ एक चीज के लिए बुलाया जाता, आइटम नंबर। क्योंकि अब सभी को पता चल चुका था, सेक्स सेल्स। हालत यह हो गई कि अगर किसी फिल्म में सिल्क का डांस नंबर नहीं होता तो उसकी रिलीज तक रोक दी जाती। पोस्टर ऐसे डिजाइन होने लगे जहां सबसे बड़ा चेहरा सिल्क स्मिता का होता, ताकि दर्शकों को दूर से ही पता चल जाए इस फिल्म में सिल्क है। एक बार तो यह भी हुआ कि लोग सिर्फ उनके गाने के लिए टिकट खरीदते। जैसे ही उनका डांस खत्म होता, दर्शक उठकर थिएटर से बाहर निकल जाते। चलो, गाना खत्म, अब निकलते हैं, अगली फिल्म में फिर आएंगे। 1982 में उन्हें मुंद्रा मुगम में कास्ट किया गया
और वह भी किसी आम हीरो के साथ नहीं, बल्कि सुपरस्टार रजनीकांत के अपोजिट। इस फिल्म में उनके बोल्ड सीन्स ने उन्हें सेंसुअलिटी का सिंबल बना दिया। अब एक फिक्स फॉर्मूला बन चुका था। फिल्म चाहे जितनी भी खराब हो, अगर उसमें सिल्क स्मिता का एक गाना है तो फिल्म हिट होगी। और जब डिमांड बढ़ी तो सिल्क ने अपनी फीस भी बढ़ा दी। कहा जाता है कि उस दौर में वह एक गाने के लिए 1 लाख रुपए चार्ज करती थीं, जबकि उस समय 5 लाख रुपए में पूरी फिल्म बन जाती थी। सोचिए, कितनी बड़ी स्टार बन चुकी थी सिल्क। लेकिन क्या यह स्टारडम ही उनकी असली पहचान थी, या फिर इस चमक धमक के पीछे कुछ ऐसा था जो दुनिया से छुपा हुआ था? सिल्क स्मिता ने इतने सारे प्रोजेक्ट साइन कर लिए थे कि दिन में 3-4 गानों की शूटिंग करना उनके लिए नॉर्मल हो गया था। प्रोड्यूसर्स पैसा कमा रहे थे, थिएटर्स में सीटियां बज रही थीं और ऑडियंस को सिल्क के ग्लैमर का डोज मिल रहा था। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिल्क वाकई खुश थीं? फिल्मफेयर मैगजीन के एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सिर्फ ग्लैमरस रोल्स में ही स्पेशलाइज करना चाहती हैं, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मेरा सपना हमेशा से सावित्री, सुजाता और सरिता जैसी दमदार भूमिकाएं निभाने का था, लेकिन वांडी चक्रम ने मुझे हमेशा के लिए एक ग्लैमर आइकन बना दिया। इसके बाद उन्हें सिर्फ बोल्ड और सेडक्टिव किरदारों में ही टाइपकास्ट कर दिया गया, जहां ऑडियंस उनकी बोल्डनेस की दीवानी थी। वहीं मीडिया ने उन्हें लगातार क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। हर तरफ से यही सुनने को मिलता, सिल्क में कोई टैलेंट नहीं है, वो सिर्फ ग्लैमर के लिए फिल्म में होती है। लेकिन अगर ऐसा होता तो 1981 में आई बागली में उनका शानदार परफॉर्मेंस लोगों को सरप्राइज क्यों करता? इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी औरत का किरदार निभाया था जिसकी शादी एक बुजुर्ग आदमी से हो जाती है, लेकिन वह किसी और से प्यार कर बैठती है। उनके किरदार में कई लेयर्स थीं और पहली बार सिल्क को एक इमोशनल, गहरी परफॉर्मेंस में देखा गया। फिल्म को सराहा गया, क्रिटिक्स तक ने उनकी तारीफ की। फिर आई मदरम पिरई, जिसका बाद में हिंदी में सदमा के नाम से रीमेक बना, जिसमें वह कमल हासन और श्रीदेवी के साथ नजर आईं। इस फिल्म ने हिंदी दर्शकों को भी उनका दीवाना बना दिया। सिर्फ 4 साल में उन्होंने 200 फिल्मों का रिकॉर्ड बना लिया। यह अपने आप में एक मिसाल थी, लेकिन स्टारडम के साथ विवाद भी जुड़ने लगे। कभी कहा गया कि वह एरोगेंट हैं, कभी कहा गया कि वह अपने स्टारडम को लेकर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हैं। लेकिन क्या ये बातें सच थीं, या फिर वही नैरेटिव था जो इंडस्ट्री ने उनके लिए बना दिया था? एक वाकया बड़ा चर्चित है। एक बार सेट पर शिवाजी गणेशन आए, पूरी यूनिट खड़ी हो गई उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए, लेकिन सिल्क आराम से बैठी रहीं। बस यहीं से अफवाहें उड़ने लगीं कि वह घमंडी हैं और सीनियर्स की इज्जत नहीं करती। लेकिन फिल्म फेयर के एक आर्टिकल में जब सिल्क से मुलाकात का जिक्र किया गया तो पता चला वो न तो एरोगेंट थी, न सेल्फ ऑब्सेस्ड, बल्कि इंटरव्यू के दौरान बेहद एक्साइटेड, खुलकर बात करने वाली और सपाट स्वभाव की थीं। हाँ, उनका नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट था, वो जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं थीं, और यही बात लोगों को एरोगेंस लगती थी। एक और दिलचस्प किस्सा है। जब वह सिंगापुर गईं एक पब्लिसिटी टूर पर, तो उन्होंने आयोजकों से पहले ही कह दिया था, मुझसे डांस करने की उम्मीद न करें। लेकिन जनता ने उन्हें सिर्फ एक डांसर के रूप में देखा था। स्टेज पर आईं, ग्रीट किया और बिना डांस किए चली गईं। नतीजा, भीड़ नाराज हो गई, पुलिस को एस्कॉर्ट करना पड़ा। अगली सुबह जब सिल्क उठीं तो पता चला MS विश्वनाथन और उनका परिवार बिना बताए इंडिया लौट चुका है। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची, CBI के 6 अफसरों ने उन्हें रोक लिया। सामान की तलाशी हुई, पूछताछ हुई, कुछ नहीं मिला, माफी मांगी गई। लेकिन सवाल यह है, इस फेक न्यूज को फैलाया किसने और क्यों? क्या यह बदले की कोई चाल थी, या फिर इंडस्ट्री में एक और महिला को तोड़ने की एक सोची समझी साजिश? सिल्क ने बहुत कम समय में जो स्टारडम हासिल किया था, उसके साथ आलोचना भी आई। मीडिया ने उनके चरित्र को वल्गर कहकर उन पर हमला बोला। कई कट्टरपंथी समूहों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किए और उन्हें बैन करने की मांग उठाई। कहा गया कि सिल्क की मौजूदगी समाज पर गलत असर डाल रही है। राइटर पॉल जजिया ने भी कहा था कि सिल्क एक सेक्सुअल फैंटेसी बन चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या गलती देखने वालों की नजरों में नहीं थी? इसी बीच इंडस्ट्री में भी कई लोग सिल्क की लोकप्रियता से असुरक्षित महसूस करने लगे थे। लोग फिल्म देखने नहीं, बल्कि सिर्फ सिल्क को देखने थिएटर पहुंचते थे।
इंडस्ट्री पहले भी पुरुष प्रधान थी और आज भी है, लेकिन तब एक अकेली महिला का इतना बड़ा स्टार बन जाना कई लोगों को खटकने लगा था। सिल्क को हर दूसरे प्रोड्यूसर के साथ जोड़ा गया। कहा गया कि इंडस्ट्री के बड़े नाम सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसने सिल्क को भीतर से तोड़कर रख दिया। आखिर कौन अकेले रहना चाहता है? उनका नाम रजनीकांत के साथ भी जोड़ा गया और यह बात लोगों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। यहां तक कि जब फिल्म द डर्टी पिक्चर आई तो नसीरुद्दीन शाह का किरदार रजनीकांत से प्रेरित बताया जाने लगा। अब सवाल उठता है, क्या इंडस्ट्री वाकई सिल्क को अपनाने के लिए तैयार थी या फिर वह बस उन्हें एक सेक्स सिंबल के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी? रजनीकांत के फैंस के बीच जब एक फिल्म में उनके बारे में कुछ गलत दिखाने की बात हुई तो एक उथल पुथल मच गई। एक फैन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रजनीकांत के बारे में कुछ भी गलत हुआ तो मैं हिंसा का रास्ता अपनाऊंगा। इस धमकी के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद सिल्क स्मिता की निजी जिंदगी में कई ऐसे नाम थे जिनका खुलासा होता तो कई लोग एक्सपोज हो जाते। इसी वजह से विद्या बालन ने भी साफ तौर पर कहा था, बहुत बार कहा, यह सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर का नाम सिल्क है। सिल्क स्मिता के बारे में कई अटकलें थीं। कहा जाता था कि उनका नाम उनके मेंटर वीणु चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया था। कुछ लोग उनका नाम राजेश खन्ना के साथ भी जोड़ते थे, लेकिन ये सब केवल अफवाहें थीं जिनका कोई ठोस सबूत नहीं था। लोग कह रहे थे कि सिल्क के कई अफेयर्स थे और कुछ तो उन्हें राजनेताओं से भी जोड़ रहे थे। हालांकि सिल्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह प्यार की तलाश में थीं। वह एक ऐसा साथी चाहती थीं जो उन्हें दिल से अपनाए। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग सिल्क को सिर्फ एक वस्तु की तरह देखने लगे और शायद इसीलिए कोई उन्हें अपनाना नहीं चाहता था। वह एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में थीं। उस रिश्ते में उनकी इमोशनल डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई थी कि वह सिर्फ दुख सहती जा रही थीं। 90 के दशक तक आते आते सिल्क ने खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि उनका शेड्यूल बहुत टाइट हो गया। वह मुश्किल से उसे फॉलो कर पा रही थीं। इसी बीच प्रोड्यूसर्स ने नए चेहरों को कास्ट करना शुरू कर दिया, जो उनसे ज्यादा काम करने के लिए तैयार थे, वो भी कम पैसों में। प्रोड्यूसर्स का कहना था कि अब तक दर्शक सिल्क का सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए अब उनके साथ काम करने में कोई रुचि नहीं है। सिल्क ने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि वह टाइपकास्ट होने से थक चुकी हैं। इसी कारण उन्होंने 90 के दशक में प्रोड्यूसर बनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिल्क एंड स्मिता कंबाइन से 5 फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन दुर्भाग्य से वे बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकीं। सिल्क ने अपने करियर में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह हकदार थीं। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बेहद दर्दनाक थे। मीडिया ने उनकी फिल्मों और उनके काम को इतना बदनाम किया कि वह और भी ज्यादा अकेला और आइसोलेटेड महसूस करने लगीं। इस दौरान उन्होंने एक बोतल को अपना साथी बना लिया और शराब की लत में डूबती चली गईं। 22 सितंबर 1996 की सुबह सिल्क ने एक फिल्म की शूटिंग पूरी की और होटल के कमरे में पहुंचकर अपनी दोस्त अभिनेत्री अनुराधा को फोन किया। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। लेकिन अगले दिन जब सुबह हुई तो सिल्क स्मिता अपने कमरे में मृत पाई गईं। फिल्म इंडस्ट्री सदमे में थी। सिल्क के जाने के बाद पत्रकार सुशील राव ने अपने ब्लॉग में लिखा कि उनके निधन से सिर्फ 10 दिन पहले ही उन्होंने सिल्क का इंटरव्यू लिया था। उस दौरान सिल्क बेहद विनम्र और सहज थीं। उन्होंने कहा था कि वह तभी शादी करेंगी जब अपने नाम पर 1 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवा लेंगी, ताकि वह और उनके होने वाले बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकें। सिल्क जानती थीं कि उम्र बढ़ रही है और एक दिन काम मिलना बंद हो जाएगा। सुशील राव ने यह भी लिखा कि उस समय सिल्क किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थीं और यह अफवाहें थीं कि उनकी मौत का कारण उनकी खराब आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हाउस भी फ्लॉप हो गया था, जिसके चलते वह गहरे डिप्रेशन में थीं। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मैं और दुख नहीं सह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं अब थक चुकी हूं। कुछ अखबारों ने इस नोट को डिकोड कर यह लिखा कि ये शब्द किसी बाबू नाम के व्यक्ति के लिए थे। लोगों ने सवाल उठाया, आखिर यह बाबू कौन था? रूमर्स के मुताबिक वह डॉक्टर राधाकृष्ण थे, जिनके साथ सिल्क लिव इन में रह रही थीं। एक और रिपोर्ट के अनुसार
सिल्क ने अपनी लगभग 4 करोड़ की कमाई अपने प्रोडक्शन हाउस में लगा दी थी। उनके लिव इन पार्टनर ने उन्हें पैसे खर्च करने को कहा, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया और धोखा मिला तो सिल्क को लगा कि अब उनके लिए कुछ भी बचा नहीं है। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है और शायद हमें इसका सही जवाब कभी नहीं मिलेगा। सिल्क का मानना था, फिल्में 3 चीजों से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट, और मैं एंटरटेनमेंट हूं। उनके जाने के कई सालों बाद भी उनका प्रभाव आज भी सिनेमा पर दिखाई देता है। एक कड़वी हकीकत कि सिनेमा में औरतों को सिर्फ एक लस्ट ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। प्रोड्यूसर्स उन्हें इस्तेमाल करते हैं, दर्शक थिएटर में उन्हें एंजॉय करते हैं, लेकिन घर लौटकर उसी एक्ट्रेस को जज करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सच्ची मगर अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।